सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 9वीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में भी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, अपनी पिछली कक्षा में हमने किया था इस कविता का सार चंद्रग्रहण से लौटती बेर। ठीक है ना। इस कविता में क्या बताया गया था? मैंने आपको बताया था कि इस कविता में हमें बताया गया है कि कवि जो है वो चंद्रग्रहण नामक गांव से लौट रहा है। रास्ते में आते हुए उसे कई प्राकृतिक दृश्य भी नजर आते हैं। ठीक है ना। वो इन प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करता है। सबसे पहले वो बताता है कि उसे खेत नजर आता है रास्ते में। वह क्या करता है, उस खेत के किनारे पर बैठ जाता है और वहां देखता है कि एक हरे चने का जो पौधा है वो उगा हुआ है। हरे चने का जो पौधा है वो कैसा है, उसकी जो लंबाई है वो बीते जितनी है, एक बीते के बराबर। बीता क्या होता है? अंगूठे के सिरे से अंगूठे के कनिष्ठ जितनी जग है, मतलब जितना उसका कद है। ठीक है ना। और वह है भी कैसा? ठिगने कद का है। ठिगना होता है छोटे कद का। ठीक है ना। तो कवि को उस संपूर्ण प्रकृति को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उस हरे चने के पौधे ने अपने सिर पर गुलाबी रंग के छोटे फूलों की पगड़ी को धारण किया हो। थोड़ी ही उससे फिर वो क्या देखता है कि हरे चने के ठीक बीचों बीच में एक अलसी का पौधा उगा हुआ है। अलसी जो है काफी हठीली है, अड़ियल है, जिद्दी है। ठीक है ना। क्योंकि वो हरे चने को फैलने के लिए उचित स्थान नहीं दे रही है। ठीक है ना। अलसी का जो पौधा है, अलसी कहती है कि मैं स्वयं ही कह रही है कि वो देही की पतली है, यानी कि उसका शरीर दुबला पतला है, कमर लचीली है। वह हर आते जाते व्यक्ति को ये कह रही है कि जो भी उसे छुएगा वह उसे अपने हृदय का दान दे देगी। ठीक है ना। इसी तरह से कवि ने और भी प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है। आइए आज हम इस कविता की व्याख्या करते हैं। ठीक है। इसके काव्यांशों को अच्छे से समझते हैं। ठीक है। फर्स्ट है हमारा, देख आया चंद्रग्रहण देखता हूँ दृश्य अब मैं। कवि यहाँ पर कह रहा है कि मैं चंद्रग्रहण नामक स्थान से लौट आया हूँ, देखता हूँ दृश्य अब मैं। दृश्य होता है नजारे। अब मैं प्रकृति के तरह तरह के नजारों को देख रहा हूँ। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कवि कहता है कि सबसे पहले वो देखता है रास्ते में एक खेत पड़ता है। कवि कहता है कि वह इस खेत की मेड़ होता है किनारे पर। ठीक है ना। अकेला बैठ जाता है। एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। कवि कहता है कि वह वहां उस खेत में देखता है कि एक हरे चने का पौधा उगा हुआ है जिसका जो कद है वो एक बीते के बराबर है। बीता कितना होता है? अंगूठे के सिरे से अंगूठे के कनिष्ठ जितनी जिसकी लंबाई है। ठीक है ना। यह हरा ठिगना चना। ठिगना होता है छोटे कद का। यह जो हरा चने का पौधा है, हरे चने का पौधा है, वह छोटे कद का है। बांधे मुरेठा शीश पर। मुरेठा होता है पगड़ी। ठीक है ना। पगड़ी या साफा जिसको आप बोलते हैं। कवि कहता है कि उस हरे चने के पौधे को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उसने अपने शीश होता है सिर पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। ऐसे लगता है कि जैसे हरे चने के पौधे ने अपने सिर पर छोटे गुलाबों की पगड़ी बांधी हुई हो और वह सजकर खड़ा है, सज सवर कर एक दूल्हे की भांति खड़ा हुआ है। क्लियर है सभी को? आगे देखिए। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। कवि कहता है ठीक उसके बीचों बीच एक और पौधा उगा है जो किसका है? अलसी का है। ठीक है ना। वो हरे चने के बिल्कुल पास में ही उगी है और बीच में अलसी हठीली। अलसी के लिए यहाँ कवि ने हठीली विशेषण का प्रयोग किया है। ठीक है ना। अलसी की विशेषता बताते हुए कह रहा है कि वो अलसी कैसी है? हठीली है, अड़ियल है, जिद्दी है। ठीक है ना। देह की पतली। अलसी का जो पौधा है वो कैसा है दिखने में, मतलब शरीर से कैसा है? दुबला पतला है। कमर की है लचीली। और अलसी की जो कमर है वो कैसी है? एक काफी लचीली है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। कवि कह रहा है जब मैं अलसी के पौधे को देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे उसने अपने सिर पर नीले फूलों को सजाया हुआ हो। कह रही है जो छुए है। कवि कहता है कि अलसी का जो पौधा है वो हर किसी आते जाते से ये कह रही है कि जो भी उसे छुएगा दो हृदय का दान उसको मैं अपना हृदय दान में दे दूंगी।
यहाँ अलसी को एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है, ठीक है ना। मतलब एक जिद्दी नायिका, ऐसी नायिका जो कैसी है वो, अलसी का पौधा कैसा है, अलसी जो है इतनी अड़ियल है कि वो हरे चने को फैलने के लिए भी उचित स्थान नहीं दे रही है, ठीक है ना। मतलब वो उसके बीचों बीच उग गई है, ना ही उसको स्थान दे रही है प्रॉपर उगने के लिए, ठीक है ना। आगे देखिए, और सरसों की ना पूछो हो गई सबसे सियानी। अब कवि कहता है कि थोड़ी सी और आगे देखा तो सरसों के पौधे उगे हुए थे, ठीक है ना। सरसों कैसे रंग के होती है, सरसों पर जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। आमतौर पर आप सभी जानते हैं कि खेतों में सरसों बहुत ज्यादा होती है। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सियानी। सियानी क्या होता है, विवाह योग्य कन्या। क्या होता है सियानी का अर्थ, विवाह योग्य कन्या। यहाँ पर सरसों को एक सियानी कन्या के नाम से चित्रित किया गया है। जिस प्रकार कन्या के बड़ा होने पर उसका विवाह कर दिया जाता है, कहते हैं ना सभी लोग कि अब वो सियानी हो गई है, विवाह के लायक हो गई है। इसी तरह कवि सरसों के बारे में कह रहा है कि सरसों की तो तुम बात ही ना पूछो, वह तो अब बहुत बड़ी हो गई है, सियानी हो गई है, हाथ पीले कर लिए। ऐसे लग रहा है कि सरसों के पौधे ने स्वयं ही अपने हाथों को पीला कर लिया है। ब्याह मंडप में पधारी, ब्याह मंडप होता है और विवाह के मंडप में स्वयं वो पधार रही है। फाग गाता मास फागुन, फाग गाता, फाग होता है होली के गीत, ठीक है। कवि को ऐसे लग रहा है, उस प्राकृतिक दृश्यों को देखकर कवि को ऐसे लग रहा है कि जैसे होली के गीत गाता हुआ फागुन महीना जो है वो आज आ गया है आज, जैसे होली के गीत गाता हुआ फागुन जो महीना है वो आज आ गया है, ठीक है ना। फाग बोलते हैं होली को, ठीक है ना। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। कवि कह रहा है कि जैसे ही वो इन प्राकृतिक नजारों को देखता है तो उसे ऐसे लगता है कि संपूर्ण प्रकृति का स्वयंवर अर्थात विवाह हो रहा है। और प्रकृति का अनुराग अंचल होता है प्रेम रूपी आंचल। प्रकृति रूपी जो नायिका है उसका जो प्रेम रूपी आंचल है वो हिलोरे ले रहा है, अर्थात उड़ उड़कर नायक के पास जा रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से, कवि यहाँ पर कह रहा है कि इस विजन में, विजन होता है सुनसान जंगल, विजन क्या होता है, सुनसान जंगल में दूर व्यापारिक नगर से, व्यापारिक नगर यानी कि शहरी जीवन, व्यापारिक नगर यानी कि शहरी जीवन से, यानी कि आप यहाँ पर ये कह रहा है कवि कि जो शहर के लोग होते हैं ना वो पाखंडी ज्यादा होते हैं, दिखावा ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर पाखंड बहुत होता है, स्वार्थी होते हैं, अपने मतलब के लिए काम करते हैं। और जब तक उनका व्यापार चलता रहता है गांव के लोगों से तब तक वो चलाते हैं, उसके बाद फिर उनका बंद कर देते हैं। तो यही कवि कह रहा है कि नगरों के जो पाखंड से भरे हुए, ठीक है ना, नगरों के पाखंड से भरे हुए, स्वार्थ से भरे हुए और व्यापारिक जीवन की जो तुलना में प्रेम की प्रिय भूमि, ग्रामीण जीवन की जो भूमि है, ठीक है ना, ग्रामीण जीवन की जो प्रेम रूपी भूमि है वो अधिक उपजाऊ है, अर्थात उस पर अधिक खेती की जा सकती है, ठीक है ना। समझ आया। क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र है ना उनकी एक तो प्राकृतिक शोभा ही निराली होती है फसली, दूसरा जो है क्या है कि गांव के जो लोग हैं वो हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहते हैं शहरी लोगों के मुकाबले। शहरी लोगों में क्या है, ज्यादातर स्वार्थ है, पाखंड है, वो सिर्फ अपने व्यापार से काम रखते हैं, उसके बाद फिर वो सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या है क्या नहीं, ठीक है ना। तो वो यही कह रहा है कवि कि उन लोगों के इस बर्ताव के मुकाबले जो है, जो गांव की जो प्रेम रूपी भूमि है वो अधिक उपजाऊ है, ठीक है ना। अर्थात गांव के लोगों जैसा प्रेम शहरी लोगों में नहीं मिलता। आगे देखिए, और पैरों के तले है एक पोखर। कवि कहता है कि जैसे ही वो आगे बढ़ा जा रहा है उसके पैरों की सीध के सीध नीचे, ठीक है ना, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पैरों के सीध में क्या है, एक पोखर है, उसके पैरों के ठीक सीध में क्या है, एक पोखर है। पोखर होता है तालाब। उठ रही इसमें लहरिया, लहरिया क्या होता है, तरंगे, ठीक है ना। कवि कह रहा है कि बार बार इस तालाब में जो पानी है उसमें बार बार तरंगे जो है वो उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास पूरी, कवि कह रहा है नील तल, इस तालाब का जो तला है वो कौन से रंग का है, नीले रंग का है, और उसमें कौन सी घास उगी हुई है, भूरे रंग की घास उगी हुई है।
ले रही वह भी लहरिया। जैसे जैसे पानी में तरंगे उठती हैं, तालाब में तरंगे उठती हैं, वैसे वैसे ये जो घास भूरी उगी हुई है वो इन तरंगों के साथ, ठीक है ना, लहरा रही है। वह घास भी इन्हीं तरंगों के साथ साथ पानी में लहरा रही है। अर्थात पानी के हिलोरे लेने के कारण जो घास है वह भी पानी में हिल रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। कवि यहाँ पर कह रहा है, ग्रामीण जीवन का वर्णन करता हुआ, कि वो देखता है शाम के समय जो संध्या का जो सूर्य होता है वो बड़ा ही निराला होता है, उसकी जो चमक है एक अनोखी होती है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा, जब उस मतलब सूर्य का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब होता है उसकी रिफ्लेक्शन, उसकी परछाई जब उस तालाब के जल में पड़ती है तो सूरज का प्रतिबिंब एक चांदी के बड़े गोल खंबे की तरह नजर आता है। एक चांदी के बड़े गोल खंबे की तरह नजर आता है और हमारी आंखों को चकमकाता है, यानी कि चकाचौंध कर देता है कई पत्थर किनारे। कवि कहता है कि वह देख रहा है कि उस तालाब के आसपास कई पत्थर जो है वो पड़े हुए हैं, पी रहे चुपचाप पानी। ऐसा लग रहा है कि सदियों से वो पत्थर प्यासे हैं और यहीं पर पड़े रहकर चुपचाप वो पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी। कवि कहता है कि पता नहीं इन पत्थरों की जो प्यास है वो कब बुझेगी, पता नहीं इन पत्थरों की जो प्यास है वो कब बुझेगी। आगे देखिए, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है। अब कवि बगुले के बारे में बता रहे हैं। कवि बता रहा है कि वो देखता है तालाब के जल में एक बगुला जो है अपनी एक टांग पर खड़ा हुआ है और उसने अपने पैरों को किसमें डुबोया हुआ है, तालाब के जल में डुबोया हुआ है। देखते ही मीन चंचल, मीन होता है मछली, वह क्या देखता है, जब बगुला देखता है कि तालाब के जल में एक चंचल मछली तैर रही है, ध्यान निद्रा त्यागता है, तुरंत ही वह अपनी ध्यान निद्रा को त्याग देता है। निद्रा होता है नींद और ध्यान होता है मेडिटेशन, ठीक है ना। वो क्या करता है, तुरंत ही अपनी उस अवस्था को त्याग देता है। वैसे तो वो नींद में होता ही नहीं है, ना ही ध्यान में होता है, वो सिर्फ एक मतलब वो कर रहा होता है, उनको चकमा दे रहा होता है, किसको, चंचल मछलियों को। वो उनको यह एहसास कराने की कोशिश करता है कि वो इस जल में सुरक्षित है। इसलिए वो क्या करता है, बिना हिले ढुले उस पानी में खड़ा रहता है ताकि मछलियों को यह पता न लगे कि पानी में क्या है, संकट है, कोई मुसीबत है, ठीक है ना। पर जैसे ही वो देखता है कि एक चंचल मछली पानी में तैर रही है, तुरंत ही अपनी उस अवस्था को वो त्याग देता है। चट दबाकर चोंच में, चट होता है फौरन, फौरन क्या करता है, वो उस मछली को अपनी चोंच में दबा लेता है और नीचे गले के डालता है और अपने गले में उसको उतार लेता है। इस तरह वो क्या देता है, मछलियों को चकमा दे देता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया। कवि यहाँ पर कह रहा है कि अब वो देख रहा है कि दूर आकाश में एक काले माथे वाली कि एक जो चिड़िया है जिसके रंग जो है, जिसका जो माथा है वो काले रंग का है, वह जो चिड़िया है वह आकाश में उड़ रही है और वह चिड़िया जो है बहुत ही चतुर है। चतुर क्यों कहा है, क्योंकि वह दूर आकाश से भी अपने शिकार को देख लेती है। श्वेत पंखो, श्वेत पंख होता है सफेद रंग के पंख के झपाटे मार, झपाटे होता है झपटा मार, फौरन यानी कि तेजी से टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, ठीक है ना। कवि यहाँ पर कहता है कि वो आकाश में देखता है एक चतुर चिड़िया जिसका माथा काले रंग का है और पंख जो है वो सफेद रंग के हैं। वो क्या करती है, फौरन आकर आकाश से सीधा कहाँ आती है, वो टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। वो तालाब का जो जल है ना उस पर वो टूट पड़ती है, अर्थात वो गहरा बहुत होता है, वो इतनी गहराई तक चली जाती है कि अपने शिकार को भी वहां से ढूंढ लाती है। तो वो क्या करती है, फौरन अपने सफेद पंखों से यानी कि अपने सफेद पंखों से वो फौरन उस पानी में ऐसे टूट पड़ती है कि भरे जल के हृदय पर वो क्या करती है, फौरन उस जल में जो है वो टपक पड़ती है। अर्थात जब वो देखती है कि तालाब में एक उजली होता है उज्जवल, चटुल होता है चंचल मछली, तो वो देखती है ना जब कि तालाब में एक चटुल यानी कि चंचल मछली जो है वो तैर रही है, तो वो उस तालाब में जो है वो फौरन
टूट पड़ती है, ठीक है ना, फौरन आ जाती है उस तालाब में, वो फौरन आ जाती है। एक चोंच पीली में दबाकर वो क्या करती है, उस चंचल मछली को फौरन अपनी पीली चोंच में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। गगन होता है आकाश, उसको आकाश में अपने साथ लेकर उड़ जाती है। किसको? उस चंचल मछली को फौरन वो अपने झपटा मारकर अपनी पीली चोंच में दबाकर सीधा आकाश में उड़ जाती है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है। कवि कहता है ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से। कवि यहाँ पर कह रहा है ओ यहीं से, कवि कहता है कि यहाँ से, जहां से ये भूमि ऊंची है, जहां से ये भूमि ऊंची है, रेल की पटरी गई है। अब कवि जो है चित्रकूट नामक स्थान पर पहुंच गया है और वहां की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहां से, कवि कह रहा है कि यहीं से, जहां से कुछ भूमि ऊंची है, यहीं से सीधे एक रेल की पटरी जाती है। ट्रेन का टाइम नहीं है, कवि कहता है कि अभी ट्रेन के आने जाने का समय नहीं है, ना ही किसी तरह का कोई शोर शराबा है। मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, स्वच्छंद होता है स्वतंत्र। कवि कह रहा है कि मैं स्वयं यहाँ पर खुद को स्वतंत्र महसूस कर रहा हूँ। जाना नहीं है, अभी मुझे कहीं भी आना जाना नहीं है किसी काम से। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, कवि कहता है कि वो देख रहा है चित्रकूट की जो सड़कें हैं वो कम चौड़ी हैं, कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, वहां की जो पहाड़ियां हैं वो भी कम ऊंची हैं, लेकिन वो जो पहाड़ियां हैं दूर दिशाओं तक फैली हैं। वो उनका जो फैलाव है वो कहाँ है? दूर दिशाओं तक है। 4 दिशाएं होती है, ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है ना, मतलब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ये चारों दिशाओं तक वो पहाड़ियां जो है वो फैली हुई हैं। कवि कहता है कि चित्रकूट की जो भूमि है बांझ भूमि है। बांझ क्या होता है? जिस पर खेती नहीं की जा सकती, अर्थात जिस पर कोई भी फसल नहीं उगाई जा सकती, ठीक है ना। ऐसी भूमि पर अगर कोई फसल आप उगाते भी हो तो वो तुरंत खराब हो जाती है। इधर उधर रीवा के पेड़, और इधर उधर क्या है? रीवा होता है कांटेदार वृक्ष है। इधर उधर क्या है? वहां पर उस बंजर भूमि पर क्या है? कांटेदार वृक्ष हैं। कांटेदार कुरूप खड़े हैं, और वो जो कांटेदार जो वृक्ष खड़े हुए हैं वहां पर वो बड़े ही कैसे लग रहे हैं? कुरूप होता है बदसूरत लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? बदसूरत लग रहे हैं। क्लियर है? आगे देखिए। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। कवि कहता है कि सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता। अब कवि कहता है कि वह वहां पर उस सुनसान जंगल में तरह तरह के पक्षियों की आवाजें वो सुन रहा है। सुन पड़ता है, सबसे पहले उसे सुनाई देती है मीठा मीठा रस टपकाता, अर्थात अपनी वाणी से ऐसे लगता है कि जैसे वो मीठा मीठा रस टपका रहा हो। सुग्गे का स्वर, सुग्गा होता है तोते का स्वर। किसका स्वर? तोते का स्वर। टैं 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 टैं, उसकी आवाज कैसी है तोते की? टैं 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 करता हुआ वो नजर आ रहा है, उसको सुनाई पड़ता है। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता। अब कवि को सुनाई दे रही है, वनस्थली होता है वन्य भूमि, वन की भूमि का। ऐसे लगता है कि जैसे ये जो स्वर है वनस्थली का, वन की भूमि का हृदय जो है वो पूरी तरह से चीर रहा हो, उठता गिरता। उसका जो ये स्वर है वो कैसा है? कभी एकदम ऊपर उठ जाता है और कभी एकदम नीचे गिर जाता है। आगे देखिए। सारस का स्वर टिट्टो टिट्टो। कवि कहता है कि अब उसे सुनाई देती है सारस पक्षी के जोड़े की आवाज, ठीक है ना। सारस पक्षी के जोड़े की आवाज, जो कैसी आवाजें निकाल रहा है? टिट्टो टिट्टो, जिसकी आवाज कैसी है? टिट्टो टिट्टो। कवि कहता है मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। कवि कहता है कि सारस पे पक्षी को देखकर, सारस पक्षी के जोड़े को, यानी कि नर और मादा, मेल और फीमेल दोनों को देखकर मेरे मन में ऐसा होता है, उड़ जाऊं मैं पर फैलाए, पर होता है पंख, कि मैं जैसे सारस के साथ अपने इन पंखों को फैलाकर मैं दूर गगन में उड़ जाऊं, जहां जुगल जोड़ी रहती है। जहां पर क्या है? सारस पक्षी की ये जुगल जोड़ी, दोनों की जो जोड़ी है वो आपस में जुगलबंदी करती है, ठीक है ना। तो मतलब वो कहता है कि मेरा ये मन है कि मैं सारस पक्षी के साथ साथ उड़ जाऊं हरे खेत में। जहां पर ये क्या है? जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में। अक्सर जो सारस पक्षी है वो कहाँ पर देखा जाता है? हरे खेतों, हरे भरे खेतों में। सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुप्पे चुप्पे, चुप्पे होता है चुपचाप से।
कवि कहता है कि मेरा ये मन है कि मैं हरे भरे खेतों में बैठ जाऊं और सारस पक्षी के प्रेम की कहानी को सुनूं। सारस पक्षी के प्रेम की कहानी को सुनूं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारी जो व्याख्या है यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।